डेट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट में हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स यानी कि प्लेस मिक्स का सेकेंड एलिमेंट है। ठीक है, तो ये होता क्या है? इट इन्वॉल्व्स फिजिकल हैंडलिंग एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन। जब भी गुड्स की मूवमेंट होती है प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से लेकर के प्लेस ऑफ कंजप्शन तक, तो हम उसको फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन नाम से क्या लग रहा है कि फिजिकल चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना। फिजिकल चीज़ें क्या हो सकती है? हमारे गुड्स हो सकते हैं ना, गुड्स सर्विसेज या कुछ भी। गुड्स की जो मूवमेंट होती है प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से, जहाँ वो सामान बन रहा है, वहाँ से लेकर के प्लेस ऑफ कंजप्शन जहाँ पे वो सामान कंजप्ट होगा, मतलब कि खर्च होगा, उस तक पहुँचाने को ही हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ एलिमेंट्स कंसिस्ट हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के। तो सबसे पहला है हमारा ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या होता है? हम थ्रू ऑर्डर कैसे गुड को मूव कर सकते हैं, गुड्स की मूवमेंट ऑर्डर के थ्रू कैसे हो सकती है। सो इट रेफर्स टू प्लेसिंग ऑर्डर बाय द कस्टमर टू द मैन्युफैक्चरर वाया चैनल मेंबर्स। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? ऑर्डर प्रोसेसिंग का मतलब जब हम अपने गुड्स को बेच सकते हैं ऑर्डर करके या फिर खरीद सकते हैं ऑर्डर करके। कस्टमर्स अपने जो भी उन्हें गुड्स चाहिए होता है वो उसको ऑर्डर कर देते हैं मैन्युफैक्चरर के पास जाकर या फिर घर बैठकर भी। ठीक है, या फिर किसी भी चैनल मेंबर्स के थ्रू वो सामान हमें मिल जाता है थ्रू ऑर्डर। ठीक है, लाइक यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा स्टोर है, तो हमने यहाँ से जो भी सामान ऑर्डर कर लिया, देन उसकी पेमेंट भी कर दी, देन पेमेंट करने के बाद वो सामान हमारे घर तक फास्ट शिपिंग से आ गया। ठीक है, वो सामान हमने रिसीव कर लिया। उसके बाद हमें अगर सामान बहुत अच्छा लगा, हमें जो चैनल मेंबर है जो हमें सामान देने आया, डिलीवरी मैन है, उसकी सर्विस बहुत अच्छी लगी कि हाँ आपका सामान हमारे पास 2 दिन में ही आ गया, या फिर इंस्टेंटली हमने अभी ऑर्डर करा था और अभी ही आ गया। ठीक है, वो अपने रिव्यूज़ उसको दे दिए और देन जो कंपनी है उसको सारे रिव्यूज़ रिसीव हो गए। उसने हमें थैंक यू बोल दिया कि आप यहाँ दोबारा आ सकते हैं और दोबारा अपना कोई सामान ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर करने में क्या फ़ायदा हुआ कि हमने जो भी सामान खरीदना था उसके लिए हमें वेट नहीं करना पड़ा। हमने शॉप पर जाकर सामान को ऑर्डर कर दिया और अपने घर वापस आ गए। ठीक है, अब बाकी वो सामान हमारे पास आता रहेगा, चाहे डिलीवरी मैन के थ्रू चाहे किसी के भी थ्रू, वो सामान बस हमारे पास आ जाएगा घर बैठे, जो कि हम सामान को रिसीव कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू ट्रांसपोर्टेशन भी हो सकती है, मतलब कि गुड्स की मूवमेंट्स हम ट्रांसपोर्ट से भी कर सकते हैं। इट रेफर्स टू द मोड ऑफ कैरिंग गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द प्लेस वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड टू द प्लेस वेयर दे आर टू बी सोल्ड। ठीक है, अब सामान बनता कहीं और है और बिकता कहीं और है ना। अब जहाँ पर सामान बन गया है वहाँ से उस सामान को उठाकर जहाँ तक ले जाना है जहाँ पर वो सामान को सोल्ड करना है यानी कि बेचना है, तो इसमें भी तो गुड्स की मूवमेंट हो रही है ना। तो ये इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन भी ज़रूरी है गुड्स की मूवमेंट के लिए, और ये एलिमेंट हो गया फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का। ओके, थर्ड क्या है हमारा? वेयर हाउसिंग। अब वेयर हाउसिंग की कैसे ज़रूरत पड़ सकती है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? सो देर इज़ अ टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द कंजप्शन ऑफ द गुड्स। अब ऐसा तो नहीं है कि गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग हुई और उसी टाइम उसको कंज्यूम कर लिया कस्टमर्स ने या फिर कंज्यूमर्स ने, है ना। इसलिए जो भी टाइम गैप बन जाता है प्रोडक्शन और कंजप्शन के बीच में, तो उस समय के लिए मैन्युफैक्चरर अपने सामान को स्टोर कर लेता है वेयर हाउस में। ठीक है, एक ऐसा हाउस जहाँ पर सामान को स्टोर किया जा सकता है ताकि जब भी कस्टमर को उसकी ज़रूरत पड़े उस वेयर हाउस से उस सामान को निकालकर तुरंत उसको बेचा जा सके। ठीक है, अब वेयर हाउसिंग काफ़ी ज़रूरी होते हैं हर मैन्युफैक्चरर के लिए, हर सामान को बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन के और कंजप्शन के बीच का जो टाइम होता है उसके लिए वेयर हाउसिंग बहुत ज़रूरी है। इससे कई फ़ायदे भी होते हैं, लाइक इट हेल्प्स स्टेबलाइज प्राइस बाय बैलेंसिंग डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स। अब क्या होता है कि हमने गुड्स तो बना दिए, उसका मैन्युफैक्चर कर लिया, अब उसको स्टोर भी कर लिया। अब जब उसकी डिमांड बढ़ेगी मार्केट में तभी तो हम उसको मार्केट में लाएंगे ना बेचने के लिए। तो इसलिए उस टाइम पीरियड में भी हम अपने सामान को स्टोर कर सकते हैं एक जगह, तो वेयर हाउसिंग उसमें हेल्पफुल होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा वेयर हाउस कीपर
बियर्स रिस्क ऑफ लॉस डैमेजेस ऑफ गुड्स इन स्टोरेज। जो भी वेयर हाउस कीपर होगा, अगर कोई भी हमारा गुड स्पॉइल हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो उसको वो रिस्क बियर करना पड़ता है। वो वेयर हाउस की कीपर की टेंशन होती है, बट हमारा गुड सुरक्षित होना चाहिए, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है। डिलीवर्स गुड्स और मटेरियल्स इन होल और इन पार्ट टू द बायर। अब वेयर हाउसिंग से हम जब चाहे अपना गुड बायर को डिलीवर कर सकते हैं, जब भी वो चाहे, जब भी उनकी डिमांड हो। ठीक है। वेयर हाउसिंग हेल्प्स इन एक्सपेंशन ऑफ द मार्केट। अब इससे एक्सपेंशन भी होती है मार्केट में, क्योंकि हम वेयर हाउसिंग की हेल्प से अपना वो सामान उस टाइम भी बेच सकते हैं जब मार्केट में वो अवेलेबल ना हो। जैसे कि अगर एग्जांपल मैं फ्रूट का लूँ, तो कई फ्रूट्स वेयर हाउस में स्टोर करे जाते हैं ताकि अगर उसका सीज़न ऑफ हो जाए तब भी वो फ्रूट्स अवेलेबल हों कस्टमर्स के लिए। ओके, तो इसी टाइप से कई फ़ायदे होते हैं वेयर हाउसिंग के और कई काम भी होते हैं वेयर हाउसिंग के। तो ये हमारा हो गया फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का थर्ड एलिमेंट। अब आ जाते हैं फोर्थ एलिमेंट पे। सो फोर्थ वन इज इन्वेंट्री कंट्रोल। अब सामान को हमने बनाया, उसका मैन्युफैक्चर किया, उसकी प्रोडक्शन हुई, तो उस इन्वेंट्री को कंट्रोल करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। सो इट रेफर्स टू द लेवल ऑफ स्टॉक टू बी मेंटेन। जो हमारा स्टॉक है उसके लेवल को मेंटेन करना भी, इन्वेंट्री कंट्रोल भी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। अ फर्म इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड लेवल ऑफ इन्वेंट्री। अब लेवल ऑफ इन्वेंट्री और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बीच में बैलेंस होना चाहिए। जैसे कि कस्टमर जब भी कोई सामान अगर चाहता है, जब भी कभी भी डिमांड कर सकता है उसकी मार्केट में जाकर कि हाँ मुझे अभी चाहिए ये सामान, तो अगर इन्वेंट्री मेंटेन होगी मैन्युफैक्चरर के पास, तो वो सामान कस्टमर को तुरंत लाकर दे देगा कि हाँ ऑलरेडी हमने इन्वेंट्री मेंटेन कर रखी थी, इन्वेंट्री कंट्रोल था हमारा इस सामान का, इस प्रोडक्ट का। ठीक है, जिससे कि कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा उस सामान को खरीद के। ठीक है। विच हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग इन्वेंट्री लेवल। फैक्टर्स पढ़ते हैं कुछ जो कि इन्वेंट्री लेवल को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा फर्म्स पॉलिसी टुवर्ड्स कस्टमर सर्विस। अगर फर्म की पॉलिसी है कि वो कस्टमर को हायर लेवल ऑफ सर्विस प्रोवाइड करना चाहती है, ठीक है, फर्म्स पॉलिसी टुवर्ड्स कस्टमर सर्विस, तो कस्टमर सर्विस अगर मान लो कोई भी फर्म की पॉलिसी है कि वो हायर सर्विस प्रोवाइड करेगी, तो उसको हायर लेवल ऑफ इन्वेंट्री मेंटेन करके रखना पड़ेगा। उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेंट्री ऑलरेडी मेंटेन्ड होगी, तभी तो वो कस्टमर को ज़्यादा अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकेगा। जैसे कि अगर किसी होटल का एग्जांपल लेते हैं, हम होटल में रूम लेने जाते हैं, ठीक है, अब वहाँ पर हमें हर चीज़ अवेलेबल होती है ऑन टाइम। तो ऑन टाइम हमें कैसे मिल जाता है वहाँ पे, क्योंकि होटल वाले जो होते हैं वो इन्वेंट्री मेंटेन करके रखते हैं कि कोई भी चीज़ अगर कभी भी ख़त्म हो जाती है या फिर स्पॉइल हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो हम एट दैट टाइम कस्टमर को वो सर्विस प्रोवाइड कर सके। ठीक है। सेकेंड है हमारा डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ द सेल्स फोरकास्ट। सेल्स फोरकास्ट मतलब क्या होता है? सेल्स फोरकास्ट मतलब होता है एस्टिमेटिंग फ्यूचर सेल्स। फ्यूचर सेल्स हमारी क्या होगी, कंपनी इसको पहले ही एस्टिमेट कर लेती है। तो अगर उसकी एक्यूरेसी बिल्कुल राइट है, बिल्कुल करेक्ट और एक्यूरेट हमने निकाल लिया है कि हाँ हमारी फ्यूचर सेल्स इतनी होगी, तो उससे हम हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री मेंटेन करके रख सकते हैं। ठीक है। अगर मान लो कि हमें पता है कि हमारे फ्यूचर में इतना ही हम प्रोडक्ट बेच पाएंगे, तो हम उसी के अकॉर्डिंग अपना इन्वेंट्री कंट्रोल करके रखेंगे, मेंटेन करके रखेंगे कि जब अगर वो सामान अवेलेबल ना हो मार्केट में और उसकी डिमांड आ जाए, तो हम उस सामान को कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो इसकी वजह से भी इन्वेंट्री कंट्रोल अफेक्ट होता है। ओके। थर्ड है हमारा रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब कंपनी कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूज करके, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वो यूज़ करती है उसका यूज़ करके कैसा रिस्पॉन्स देती है अपने कस्टमर्स को, इससे भी इन्वेंट्री कंट्रोल अफेक्ट होता है। जैसे कि अगर कंपनी क्विक सप्लाई करती है गुड्स का अपने कस्टमर्स को, तो उसको लो लेवल ऑफ इन्वेंट्री मेंटेन करके रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर क्विक सप्लाई है गुड्स का तो लो लेवल ऑफ इन्वेंट्री, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब कि अगर बहुत टाइम लेती है सप्लाई करने में गुड्स को, तो उसको हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री मेंटेन करके रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो डिमांड पूरी नहीं कर पा रहा है जल्दी से कस्टमर्स की, टाइम ले रहा है। तो टाइम ले रहा है तो सामान भी तो ज़्यादा रखना पड़ेगा ना उसको, ताकि वो
धीरे धीरे करके ही सबको उसका सामान पहुंचा सके कस्टमर्स के पास। ठीक है, तो अगर क्विक सप्लाई है तो लो लेवल ऑफ इन्वेंट्री से ही काम चल जाएगा, क्योंकि उसको सामान तो जल्दी पहुंचा दिया उसने, तो ज़्यादा उसको ज़रूरत नहीं है इन्वेंट्री मेंटेन रखने की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। अब कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कैसा होगा, तभी हम इन्वेंट्री कंट्रोल डिटरमाइन करेंगे। जैसे कि अगर हमारा कॉस्ट ऑफ वेयर हाउस या फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, मतलब कि अगर हमारा कॉस्ट हाई होगा तो हमें लो लेवल ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि अगर इन्वेंट्री में ज़्यादा खर्च हो रहा है तो हम प्रोडक्ट का प्राइस भी तो उसी टाइप से बढ़ा देंगे ना। अब हमने इन्वेंट्री में इतना हमारा कॉस्ट यूज़ हो गया तो हम इसी तरीके से कस्टमर से भी हाई चार्ज करेंगे। इसीलिए अगर हाई कॉस्ट है तो लो लेवल एंड वाइस वर्सा, मतलब कि अगर हमारा लो कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है इन्वेंट्री को कंट्रोल करने में तो हम हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री मेंटेन करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 हमारे फैक्टर्स थे इन्वेंट्री कंट्रोल के। ओके, कि कैसे एक फर्म इन्वेंट्री को मैनेज कर सकती है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट अच्छे से रख सकती है। जैसे कि परचेसिंग डिपार्टमेंट से स्टॉक इन मतलब कि परचेसिंग डिपार्टमेंट से सारा स्टॉक गया कंपनी में। ठीक है, अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से स्टॉक आउट हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से स्टॉक को मेंटेन करने में भी कई फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है हर कंपनी में। ओके, तो आज हमने पढ़ा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और उसके कंपोनेंट्स के बारे में। पहला कंपोनेंट था हमारा ऑर्डर प्रोसेसिंग, देन ट्रांसपोर्टेशन, देन वेयर हाउसिंग